हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का इस क्लास में स्वागत अभिनंदन है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। ये क्लास आपकी सामान्य ज्ञान जीके जीएस के टॉप 80 क्वेश्चनों की है। लगभग इसमें 80 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं। साथ में आप सभी लोग ये भी देखेंगे कि यहाँ पर आपको चाहे यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है कोई एग्जाम हो, या फिर यूपी पुलिस का हो, यूपीएसआई का हो, एसएससी जीडी का एग्जाम हो, आरआरबी का कोई भी एग्जाम हो, उन सब के लिए सामान्य ज्ञान के टॉप 80 क्वेश्चन आपको इस क्लास में प्रस्तुत किए जाएंगे। तो फटाफट आप सभी लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्त मित्रों तक इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। साथ में आप सभी लोगों को इस क्लास में एक जानदार शानदार क्वेश्चन वो दिए जाएंगे जो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन में पूछा गया होगा। इस क्लास में वही क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं जो बार बार एग्जामों में पूछे गए अन्य अन्य एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। आप जब ये 80 क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आप अपना स्कोर बताइएगा, आप अपना स्कोर कि आपका स्कोर कितना हो रहा है, क्योंकि आपको इसमें एक लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं कि आप इस लेवल की अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी लोगों के लिए सामान्य ज्ञान की इसी तरह की क्लासें अब रेगुलर मिलने वाली है। रोज 70 80 90 क्वेश्चन एक टॉप क्वेश्चनों को लेकर के आप सभी के बीच में प्रस्तुत किया जाएगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन है आपका कि इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? अतीत का, समाज का, शासन का, पर्यावरण का। तो इतिहास किसको आप बताते हो? जो आपका अतीत होता है ना, जो आपका पीछा नहीं छोड़ पाया, अतीत है, ठीक है, उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। इतिहास में ऐसी घटना घटी थी, मतलब पीछे अतीत में ऐसी घटना घटी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो आप कहेंगे आपके हेरोडोटस था। कौन सा? हेरोडोटस था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। आपके ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया था। किसमें पूछा गया था? एसएससी जीडी में पूछा गया था। नेट जेआरएफ में भी आया था। किसमें? नेट जेआरएफ में भी आया था। तो आप सभी लोग जान सकते हैं इन क्वेश्चनों की वैल्यू क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष संयुक्त संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? किसने ये बात कही थी? तो आप कहेंगे आपके हेरोडाटस, या आपके पॉलीबियस, या आपके कहा गया टेसिटस। तो आप कहेंगे यहाँ पर पॉलीबियस। किसने कहा था? पॉलीबियस। ये वन लाइनर क्वेश्चन है लेकिन आपकी जिंदगी बदल देने वाले हैं, ये हकीकत है। बस आप 80 क्वेश्चन पहले कर लीजिएगा, फिर बताइएगा आपका कितना स्कोर आ रहा है। अगला क्वेश्चन कहा गया द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है? द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है? आपके हेरोडोटस, मेगास्थनीज, या आपके प्लूटार्क, या प्लिनी जी हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में अगला आ चुका है। तो आप कहेंगे कौन? हेरोडोटस जी हैं। कौन? हेरोडोटस जी हैं, ठीक है ना, हेरोडोटस जी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे हेरोडोटस से संबंधित। किससे? हेरोडोटस से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लगा सकते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये सामान्य ज्ञान के टॉप 80 क्वेश्चन यहाँ पर लिख लीजिएगा। टॉप 80 क्वेश्चन है, ठीक है ना, 80 क्वेश्चन है। आगे आते हैं। कहा गया बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। किसके प्रावधानों की बात कही गई थी? अब आप बताओगे किसके प्रावधानों की बात कही गई थी? तो आप कहेंगे भारत के लिए डोमिनियन स्थित बनाए जाने का, या मुसलमानों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की बात कही। कब गई की गई थी? कभी कभार केवल इतना पूछा जाता है कि अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना समझौता कब हुआ था? तो 1932 में। कब होता है? 1932। अब आपको एक होमवर्क देते हैं कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? भारत कब आए थे? ठीक है ना, एक ये प्रश्न। और एक इसी से ये प्रश्न कि दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन यहीं पर होमवर्क पर है
कि आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक का क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक पुस्तक का नाम बताएंगे, एक पुस्तक का नाम बताएंगे सभी लोग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक का नाम बताएं। आगे आते हैं। कहा गया वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित किया था? भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1835, भारत सरकार अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1958। 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ था? जो ब्रिटिश सत्ता थी वो कहां पर? ब्रिटिश क्राउन पर स्थानांतरित हो गई थी। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर आप क्या बोलोगे? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की? अब यहाँ पर तो गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल की बात कहेगी। अब आपको बताना है राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं, कमेंट करना है। राज्यपाल, राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करें, सब कुछ आपको मिलेगा। रोज क्लास देखिएगा और रोज ये क्लासें आपको प्रस्तुत की जाएंगी, तो आप सभी लोग बताएंगे क्या होगा। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत आपको आपके भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आपको ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर्स देना है। अगला क्वेश्चन, आगे यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? किस एक में स्वीकार किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव या कैबिनेट प्रस्ताव? अब आप सभी लोग सही आंसर देंगे। तो सबसे पहले क्या आता है? लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव। ठीक है ना? लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव कब आया था? कब आया था? लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव कब आया था? कमेंट करना है ना, कमेंट करके बताना है आपको। ठीक है ना? कब आया था ये आपको कमेंट करके बताना। चलिए हम लिख देते हैं 1940 में आया था। ठीक है ना? कब आया था? 1940 में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था कब? 1773, 1771, 1785, 1793। रेगुलेटिंग एक्ट से क्या क्या प्रावधान निकले थे? तो क्या बोलोगे? आप कहेंगे 1773 में। यहीं पर देखेंगे भारत में क्या हुआ था, आप सभी लोग बता सकते हैं। एक आपके सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1774 में हुई थी। कब हुई थी? 1774 में हुई थी। ठीक है। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आप में से कोई बता सकता है क्या? इसके पहले मुख्य न्यायाधीश, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमेंट करके आपको बताना है पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? कमेंट करो, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आप में से कितने लोग बताएंगे जल्दी से? हेरोडोटस को तो आपने इतिहास का जनक कह दिया है। ठीक है, तो आप कहेंगे हिकैटियस को। किसको? हिकैटियस को। वेरी इंपॉर्टेंट है। किसको कहा गया? हिकैटियस को भूगोल का या आपके जियोग्राफी का फादर कहा जाता है। तो अगर पूछ लिया जब भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे हिकैटियस को। ठीक है, हिकैटियस को। इंपॉर्टेंट है, पकड़ लीजिएगा। आगे देखते हैं। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? आप कहेंगे एरिस्टोस्थनीज को, या आपके हिप्पार्कस को, हिकैटियस को, या हेरोडोटस को? बताओ किसको है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होगा? तो आप कहेंगे इरेटोस्थनीज को है। किसको? इरेटोस्थनीज को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पकड़ लीजिएगा। ठीक है ना? पकड़ ली, इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। कहा गया भूगोल के जियोग्राफिका या आपके कहा गया जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था?
तो भूगोल के जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग आप कहेंगे एरिस्टोस्थनीज ने किया था। किसने? एरिस्टोस्थनीज ने किया था। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका अगला आ चुका है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर अगला आ चुका है आपके, बताओ सही आंसर क्या होगा। जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर, जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई किसके द्वारा? तो आप कहेंगे भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल पर अध्ययन करता है, जो पृथ्वी के धरातल पर अध्ययन करता है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा? बताएं। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने कहा? टालमी ने कहा। कहा क्या? टालमी ने। आप कहेंगे वरेनियस ने कहा। किसने कहा? वरेनियस ने कहा था, ठीक है ना। इन्होंने भूगोल के एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करते हुए पृथ्वी की सतह के क्षेत्र और उसके विभिन्न तत्वों की व्यवस्थित अध्ययन पर बल दिया था। इंपॉर्टेंट है, पकड़ लो। अगला क्वेश्चन, भूगोल भूतल का अध्ययन किसने कहा? भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? तो आप कहेंगे कांट जी ने कहा। किसने कहा? कांट जी ने कहा, ठीक है ना। किसने कहा? तो आप कहोगे कांट जी ने कहा, ठीक है ना। इनका पूरा नाम इमैनुअल कांट है, इमैनुअल कांट है, ठीक है। ऐसे भी आप कांट लिख सकते हो, कांट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भौगोलिक विचारधाराओं में आपका कहा गया नवनीतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? नवनीतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो किसे मानेंगे? क्वेश्चन नंबर आपका, तो आप कहेंगे ग्रिफिथ टेलर को। किसको? ग्रिफिथ टेलर। नवनीतिवाद और रुको और जाओ, रुको और जाओ, ये भी इन्हीं की है, ठीक है। नियतिवाद की विचारधारा के प्रवर्तक ऑस्ट्रेलियाई, ये कहाँ के थे? आप कहेंगे ऑस्ट्रेलियाई। ऑस्ट्रेलियाई आपके भूगोलवेत्ता हैं, ये भूगोलवेत्ता हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता का नाम बताओ जिसने आपके नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किस विद्वान का है? बताएं किसका होगा, बोलो। तो कहेंगे जेम्स हट्टन जी का। जेम्स हट्टन। वर्तमान अतीत की कुंजी है या भूत की कुंजी है? किसकी है? भूत, मतलब अतीत ही होता है। अगर ये भी लिख कर आ जाए वर्तमान अतीत की कुंजी है, अतीत की कुंजी है, तो गलत नहीं करिएगा, ठीक है। किसका नाम लेना है? जेम्स हट्टन जी का नाम लेना है, ठीक है ना। जेम्स हट्टन जी का नाम लेना है, ठीक है। इसका प्रस्तुत कब हुआ था? तो 1785 में। कब किए थे इसको प्रस्तुत? 1785 में। स्थल रूप संरचना प्रक्रम अथवा व्यवस्था का प्रतिफल होता है कथन किसका है? बताएंगे ये कथन किसका होगा? तो आप कहेंगे एलसी किंग जी का है। किसका है? एलसी किंग जी का है, ठीक है। एलसी किंग जी का है। नहीं, एलसी किंग नहीं लगाओ यहां पर, आप क्या लगाएंगे? डब्ल्यू एम डेविस जी का है। किसका है? डब्ल्यू एम डेविस जी का है। डब्ल्यू एम डेविस, डेविस जी का है, ठीक है ना। तो स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा व्यवस्था या अवस्था का प्रतिफल होता है। यह सिद्धांत अमेरिका के, ये कहाँ के थे? अमेरिकी, अमेरिकी भूगोल भूगोलवेत्ता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है ये है कहाँ के? तो डब्ल्यू एम डेविस या डेविस, डब्ल्यू एम डेविस के द्वारा दी गई थी, ठीक है। आगे चलो बढ़ते हैं। अब आपका आता है, क्या आता है, चलिएगा। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था?
मलिक मोहम्मद जैसी, रशकान, अमीर खुसरो या हसन आमिर हसन। तो किसने कहा था? आमिर खुसरो ने कहा था। किसने? आमिर खुसरो ने। ठीक है। तूतिए ए हिंद या भारत का तोता की उपाधि इन्हें मिली थी। ये सितार और तबला का आविष्कार भी इन्हीं को माना जाता है। किसका? सितार तथा तबला का आविष्कार आविष्कारक आविष्कारक माना जाता है। ठीक है ना। इन्हें खड़ी बोली का जनक भी माना जाता है। किसका? खड़ी बोली का जनक के रूप में भी देखा जाता है। किसको? अमीर खुसरो जी को। ठीक है ना, अमीर खुसरो जी को। ठीक है। आ दो भाई, अगर पूछ लिया जाए अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों का शासन देखा था? शासन देखा, अभी तक का सबसे ज्यादा शासन देखने, 7 से अधिक। कितने? 7 से अधिक सुल्तानों का शासन देखा था। आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो क्या बोलोगे? उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर। तो यहाँ पर एटा नहीं, कासगंज सही करो। कहां पर? पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है ना। इसी को पूर्व में एटा जिला, पटियाली या कासगंज जिला, एटा भी बोल रहे हैं। पूर्व में एटा जिला उत्तर प्रदेश का है। ठीक है ना। इनका जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। कब? 1253 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। कहां पर? दिल्ली में। ओके, इतना पकड़ के रखिएगा। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? बताएं। सैफुद्दीन महमूद के, कहा गया आपके असदुल्ला बेग के, या निजामुद्दीन औलिया जी के? हजरत निजामुद्दीन औलिया जी के ये क्या थे? तो आप कहेंगे शिष्य थे। ठीक है। हजरत निजामुद्दीन औलिया सूफी संत से संबंधित थे। किसके? सूफी संत से। अमीर खुसरो कवि, संगीतकार या सूफी, है ना। और इन्हीं को तूतिए ए हिंद के नाम से या भारत का तोता के नाम से, भारत का तोता क्या कहा जाता है? भारत का तोता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खुसरो या मोहम्मद खान? तो अबुल हसन आपके यामुद्दीन मोहम्मद था। तो क्या बोलोगे? मोहम्मद हसन था क्या? जल्दी से बताएंगे। इनका जन्म कहाँ? उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली में हुआ था। ठीक है। इन्हें आमिर की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इन्हें आमिर की उपाधि दी थी। ठीक है ना। तो क्या बोलोगे? मोहम्मद हुसैन। ठीक है ना। अबुल हसन के नाम से इन्हें जाना जाता है, या मोहम्मद हसन के नाम से? अबुल अबुल हसन यामुनुद्दीन मोहम्मद, मोहम्मद, या इन्हें अबुल हसन कह दिया जाए। क्या? अबुल हसन, हसन गयासुद्दीन खुसरो। तथा इन्हें बचपन से ही कविता का शौक था। ये एक प्रसिद्ध क्या थे? इंडो फारसी सूफी गायक, संगीतकार और विद्वान थे। इन्हें तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो मोहम्मद हसन कह सकते हैं, वैसे तो अबुल हसन के नाम से इन्हें जाना जाता है। किसके? अबुल हसन, अबुल हसन के नाम से। ठीक है ना, मोहम्मद हसन नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई भी नाम सही नहीं है। आगे आते हैं, आगे देखेंगे। आमिर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो क्या बोलोगे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है। इन्होंने दिल्ली सल्तनत के 7 शासकों का शासन देखा है। क्या देखा है? शासन देखा है। ठीक है। 7 शासकों का शासन देखा है, जिनमें से बलबन का, कैकुवात का, जलालुद्दीन खिलजी का, गयासुद्दीन तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक का, अलाउद्दीन खिलजी का। सबसे प्रमुख दरबारी कवि इन्हें माना जाता है। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का सबसे प्रमुख दरबारी कवि माना जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन्हें कव्वाली का पिता भी कहा जाता है। किसका? हिंदुस्तान का तोता के साथ साथ कव्वाली का पितामह, कव्वाली का
पितामह के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बात याद रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? कपिल, कौटिल्य, मनु या आपके वात्स्यायन जी? बताएंगे कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पकड़ के रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पकड़ के रखिएगा। क्या सही होगा, क्या सही होगा यहां पर? चलिएगा, महान हिंदू विधि के निर्माता किसे माना जाता है? आप अपना कमेंट यहां पर करेंगे और हम आपको यहां से अपना कमेंट आंसर्स बताएंगे। तो क्या बोलोगे? मनु जी। कौन है? मनु जी। प्राचीन काल में मनु या मनु स्मृति के रचयिता को प्रथम हिंदू विधि निर्माता माना जाता है। इन्होंने सामाजिक और नैतिक व्यवस्था की नींव रखी। वहीं आधुनिक भारत के संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता और प्रमुख विधिवेत्ता माना जाता है। ठीक है, अब आता है कार्य का मात्रक। किसका मात्रक आता है? कार्य का मात्रक। बताएंगे क्या होगा? कार्य का मात्रक क्या होगा? क्या बोलोगे? जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या होगा? तो आप कहेंगे कार्य का मात्रक जूल होता है। सही है क्या यहाँ पर आंसर्स? आपके क्वेश्चन और आंसर सही हैं एकदम। चलिएगा, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा गया प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष द्वारा चली गई दूरी कितनी होती है? तो कहेंगे दूरी, एक प्रकाश वर्ष चली गई दूरी कितनी होती है बताना है आपको। तो क्या बोलोगे? 9.46 ट्रिलियन ट्रिलियन किलोमीटर। अब इसको लिखे कैसे? तो 9.46 इंटू 10 की पावर 12, ठीक है, किलोमीटर। किलोमीटर पकड़ लीजिएगा, ठीक है ना, पकड़ लीजिएगा। आप सभी लोग पकड़ना चाहते हो तो चलिए। अगर ये तो आपके किलोमीटर में मैंने बता दी, अगर मीटर में बताना हो तो 9.461 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर। आगे बढ़ते हैं। बल की एसआई यूनिट क्या है? सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपको बहुत कम समय पर 80 क्वेश्चन देने वाले हैं। 80 से अधिक क्वेश्चन है फिलहाल। तो क्या बोलोगे? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है ना, न्यूटन। ठीक है, एसआई मात्रक पूछा गया था तो क्या बोलोगे? न्यूटन, जिसे एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे? एन से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आ जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं। एक खगोलीय इकाई संबंधित है किससे? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक खगोलीय इकाई मुख्य रूप से पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है। किसकी? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। पृथ्वी और सूर्य कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। सूर्य, अगर आपसे पूछ लिया सूर्य का प्रकाश आने पर, पृथ्वी पर आने पर कितना समय लगता है, बताएं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ये नहीं कि सरद सूरज भगवान निकले फट से आ गए, नहीं। 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। कितना? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, तब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच पाता है। ठीक है ना, क्योंकि प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड चलता है। कितना? 3 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6। हाँ, एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3 लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चलता है। सोचो जला, प्रति सेकंड ये चल रहा है, तब 8 मिनट 20 सेकंड में आ पाता है। अगला क्वेश्चन, पार्शिक इकाई है किसकी? अपना अपना कमेंट करेंगे कि क्लास कैसी है, ये जरूर बताओगे आप सभी लोग। ठीक है ना, क्लास कैसी, इसके बारे में जरूर बताएंगे, क्योंकि आप सभी लोगों के माध्यम से इस क्लास को और बड़ा किया जा सकता है। कहा गया दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की या चुंबकीय बल की? तो क्या बोलोगे? पार्शिक एक खगोलीय दूरी के मापने की सबसे बड़ी इकाई। तो किसकी है? दूरी की। किसकी बोलोगे? आप बोलोगे दूरी की। ठीक है, दूरी की। आगे आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। चलिए बताएं। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, ये बात पूछी गई। फिर कहा गया है आपसे कि अश्व शक्ति की इकाई है, यहां से ऐसे कर लीजिएगा। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। अब बताओगे सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, तो आप कहेंगे सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, ये आपका सही आंसर नहीं है। सेल्सियस किसकी इकाई मानी जाती है, सेल्सियस, तो क्या आप बोलोगे तापमान की। आप जानते हो तापमान को मापने की एक प्रमुख इकाई मानी जाती है। ऊष्मा की इकाई क्या होगी, ऊष्मा की इकाई क्या होती है, तो हीट की आप क्या कह सकते हो, जूल कह सकते हो। किसमें, जूल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ल्यूमिन किसका मात्रक है, ल्यूमिन किसका मात्रक है, बताएंगे। ज्योति तीव्रता का ज्योति फ्लक्स का, उपयुक्त में से किसी ने का नहीं, उपयुक्त में से दोनों का। अब बताओगे सही आंसर क्या होगा, सही आंसर तो आप क्या बोलोगे, ज्योति फ्लक्स का है। ठीक है ना, ल्यूमिन ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक है, किसका है, एसआई मात्रक, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, एसआई मात्रक है। ओके, आगे देखो। भौतिक मात्रा, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है, ज्योति की इकाई क्या है, इंपॉर्टेंट है। ज्योति की इकाई क्या होगी, कागज, सीमेंस, टेस्ला, लक्स या वेबर। अब बताओगे सही आंसर क्या होगा, ज्योति की इकाई क्या होती है, ल्यूमेन भी होती है क्या यहाँ पर, ल्यूमेन भी होती है, लक्स भी होती है, तो क्या बोलोगे लक्स भी होती है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर सही आंसर क्या बोलेंगे, लक्स। ठीक है, आंसर सही क्या होगा, लक्स। अगर एसआई में पूछा जाता है एसआई, तो कैंडला भी होती, क्या आपके कैंडला, लेकिन यहाँ पर कैंडला था भी नहीं ऑप्शन में। आगे आते हैं, पास्कल इकाई है, पास्कल इकाई है, इंपॉर्टेंट लगाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाओ, किसकी इकाई है, तो आप कहेंगे दाब की होती, किसकी, दाब की। अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली या एसआई में दाब की आपकी इकाई होती, किसकी होती है, दाब की इकाई होती, पास्कल। ठीक है ना, पास्कल का इकाई क्या होता है, तो आप कहेंगे दाब का। ठीक है, आगे देखो। कैंडला मात्रक है किसका, कैंडला मात्रक है किसका, तो ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, या ज्योति तीव्रता का। कैंडला मात्रक है किसका, तो क्या बोलोगे, आप कहेंगे ज्योति तीव्रता का, किसका है, ज्योति तीव्रता का है। ऊर्जा की एसआई इकाई है, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होगी, तो जूल, न्यूटन, हर्ट्ज या पास्कल, तो क्या बोलोगे, आप कहेंगे जूल होगी, क्या होगी, जूल होगी। आगे बढ़ते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई थी, चलिएगा बताएंगे। बॉटनी, तो क्या बोलोगे, फ्रेंच भाषा से, किससे, फ्रेंच भाषा से। ठीक है ना, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द में हुई थी, तो सही ऑप्शन आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी या ए, तो फ्रेंच भाषा में हुई थी, किसमें हुई थी, फ्रेंच भाषा में। आगे बढ़ते हैं। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है, आप कहेंगे थ्रियोफ्रास्टस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, थ्रियोफ्रास्टस को वनस्पति शास्त्र का जनक माना जाता है। इन्होंने प्राचीन ग्रीस में पौधे और व्यवस्थित अध्ययन किया। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इन्होंने हिस्टोरिया प्लांट्स में पौधों की खोज की है, कम से कम 500 से अधिक वर्गों की खोज की थी। ठीक है, आगे आते हैं। कहा गया है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, शैवाल का, विषाणु का, कवक का, वनस्पतियों का, या पाचकी तंत्र का, बताएंगे। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करोगे, तो आप कहेंगे शैवालों का, किसका किया जाता है, शैवालों का। ठीक है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करोगे, शैवालों का। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है, लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
लगाइयो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आनुवंशिकी, वर्गिकी, कार्यकी या पारिस्थितिकी। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर आपका 4 का सही आंसर क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? वर्गिकी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? वर्गिकी के अंतर्गत आता है। ठीक है, आ जाओ भाई। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? फूलों के संवर्धन विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, एक एक करके आपके जितने भी अध्ययन है सब याद करवाएंगे। अभी तक पूछे गए जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन है उन सब में, ठीक है ना। आ जाओ भाई। कहा गया डेंट्रोलॉजी का संबंध है किससे? आप सोचिएगा और फिर बताइएगा। तो झाड़ियों के अध्ययन से। आपके डंठल डंठल करते हो ना, कि जहां पर झाड़ियां होती बड़े डंठल डंठल हैं, तो इन्हें डेंट्रोलॉजी कैसे समझिएगा? डेंट्रोलॉजी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये किससे संबंध हो? तो झाड़ियों के अध्ययन से। अब आपको बताना है पुष्पों के अध्ययन से किसे जाना जाता है? बताएं। पुष्पों के अध्ययन से एंथोलॉजी। क्या बोलोगे? पुष्पों या फूलों के अध्ययन को क्या कहते हो? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी, ठीक है ना। एंथोलॉजी के नाम से इसे जाना जाता है। पौधे के अध्ययन से किसे जाना जाता है? और वृक्षों के अध्ययन से किसे जानेंगे? तो इसे वनस्पति विज्ञान के अंदर। आप कमेंट करके बताना सही आंसर क्या होगा। लो, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर अगला आ चुका है, तो आप कहेंगे एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी, ठीक है ना। एंथोलॉजी के अंतर्गत ये सारे ऑप्शन आपको कराए जाएंगे, एक एक क्वेश्चन के अंतर्गत आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। ठीक है, आगे आते हैं। आगे जीवाश्म में वनस्पति विज्ञान के अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका? जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका? तो जीवाश्मों का किया जाएगा। किसका? जीवाश्मों का अध्ययन किया जाएगा। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? बताएंगे। तो आप क्या? हार्टिकल्चर कहते हैं। क्या बोलोगे? हार्टिकल्चर। फ्लोरिकल्चर के अध्ययन को क्या कहेंगे? एग्रीकल्चर के अध्ययन को क्या कहेंगे? ओलेरिकल्चर के अध्ययन को क्या कहेंगे? बताओ जल्दी से, क्या क्या आएगा? तो क्या बोलोगे? आपके फ्लोरिकल्चर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसमें पुष्पों की, पुष्प कृषि या फूलों की खेती की जाती है। किसकी? पुष्पों की खेती की जाती है। एग्रीकल्चर के अंतर्गत कृषि विज्ञान की। किसकी? कृषि विज्ञान की। कृषि विज्ञान की। और आपके ओरेली, आपके कहा गया ओलेरिकल्चर के अध्ययन सब्जी की। किसकी? सब्जी। सब्जी का अध्ययन किया जाता है। आप देखिए, देखते हैं सब्जी वाले जब भैया जी आते हैं तो ये बोलते हैं ना, ले लो ओ ले लो ओ ले ली, है ना। तो ओलेरिकल्चर। आगे देखो, जीवाश्म एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है कौन सी? पादप भूगोल, पास्की, कार्यकी या आनुवांशिकी। तो क्या बोलोगे? क्वेश्चन नंबर अगला है आपका। क्वेश्चन नंबर अगला, तो आप कहेंगे यहां पर, क्या कहेंगे यहां पर? सही आंसर क्या होगा? तो आप कहोगे पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अभी आपको बताया गया फाइकोलॉजी कहीं पर है। शैवालों के अध्ययन के लिए कौन सी जानी जाती है? तो आप कहेंगे फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी। क्या गया? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज, पत्ती, फल, परागकण। तो किसका अध्ययन करोगे? आप कहेंगे बीज का, ठीक है। स्पर्मोलॉजी या इसी को बीज विज्ञान के नाम से, किसके? बीज विज्ञान के नाम से जाना जाता है। बीज विज्ञान, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का, सीड्स का। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है किसका? तो क्या बोलोगे? आप कहेंगे वन के विकास के। वन के विकास के लिए, वनों के विकास, स्थापना, संरचना, स्वास्थ्य और गुणवत्ता का नियंत्रित परिस्थितियों में वैज्ञानिक वर्णन और संवर्धन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा के रखिएगा।
आगे देखो, आगे आपके एगेस्ट्रोलॉजी, एगेस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है किसका, एगेस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है किसका बोलेंगे, तो आप कहेंगे घासों का होता है। किसका होता है, घासों का। जो घास होती है ना आपकी घास, उसी का अध्ययन किया जाता है। आगे देखो, कहा गया पीडोलॉजी में अध्ययन होता है। आपको देखो न्यू क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और सब कुछ दिया जाएगा। इसी तरह से अब ये सीरीज यहाँ पर चलेगी। आपके मिनिमम 50 क्वेश्चन से लेकर 70-80 क्वेश्चन रोज कराए जाएंगे। तो आप लोग तैयार रहिएगा और इसे अपने ऊपर लागू भी करिएगा। जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे उतने आपको दिए जाएंगे रोज। चलिएगा, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा, तो आप कहेंगे भूमिका। किसका, भूमिका। ठीक है, आगे आते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। ठीक है ना, आप क्या बोलोगे, 8 मार्च को। चलिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाओगे, 5 जून, 5 जुलाई, 5 सितंबर, 5 अक्टूबर। अब आपको बताना है 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये भी बताना है। 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये भी बताना है। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई, 11 अगस्त, 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है, कमेंट करके बताओगे, कमेंट करना है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या, 11 जुलाई में। निम्नलिखित में से किसे बतौर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, विश्व खाद्य, 6 नवंबर, 16 नवंबर, 6 अक्टूबर या आपके 16 अक्टूबर को, बताओगे सही आंसर। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, आप कहोगे 16 अक्टूबर को। कब, 16 अक्टूबर को। ठीक है, आपको बताना है 6 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका होमवर्क है, बताइयो जरा। आगे आते हैं, किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाएगा, किस दिन विश्व एड्स दिवस, 1 दिसंबर, 20 मार्च, 20 दिसंबर, 1 मार्च। तो आप कहेंगे 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस। ये आपके टॉप 80 क्वेश्चन है, आप गिन लीजिएगा। 80 की जगह हम आपको सच में 150 देंगे, है ना, ऑप्शन सहित आपको मतलब 150 बता लेंगे, लेकिन आप 80 ही मान के चलिएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय मानवाधिकार मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये भी आपको कमेंट करना है। तो आप कहेंगे 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को। ठीक है, 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये भी कमेंट करें। 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, कमेंट करेंगे। 5 जून को क्या मनाया जाता है, कमेंट करेंगे। 4 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कमेंट करोगे। आप कहेंगे 21 मार्च को। कब मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। ठीक है ना, 4 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये मैंने पूछा, इससे आप होमवर्क के तौर पर कमेंट करोगे। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है, कौन सा अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताएंगे। 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 25 दिसंबर, 31 दिसंबर। तो आपको बताना है 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना, 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 31 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 10 अक्टूबर, 23 मई, 7 अप्रैल, 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस, 23 मई को कौन सा दिवस, 10 अक्टूबर को कौन सा दिवस। आप कहेंगे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस 5 सितंबर को कौन सा दिवस, 14 सितंबर को कौन सा दिवस। तो आप कहेंगे 27 सितंबर को विश्व विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। कब, तो क्या बोलोगे, 27 सितंबर को। कब, 27 सितंबर को। ठीक है, आगे
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, कौन सा दिवस आ चुका है? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को, 2 जून को, 28 फरवरी को, 14 मार्च को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप जब क्लास पूरी करोगे तो आपको लगेगा सच में आज की क्लास में बहुत कुछ अच्छा मिला। आगे बढ़ते हैं। 28 फरवरी को आगे निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है? खेल दिवस 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 26 जुलाई को, 29 अगस्त को, 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 29 अगस्त को। कब? 29 अगस्त को प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है। आगे, निम्न में से कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 4 दिसंबर, 10 दिसंबर, क्या बोलोगे? आप कहेंगे 2 दिसंबर को। कब? 2 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व में कौन सा दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है? न्यू क्वेश्चन, पकड़ लो भाई। तो क्या बोलोगे? आप कहेंगे 24 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 28 फरवरी क्या मनाया जाता है? 20 मार्च को क्या? वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों ये भी हैं, तो पकड़ के रखिएगा। क्या है? तीनों को पकड़ के रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताएं आप लोग। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाएगा, ये भी कमेंट करेंगे। तो आप क्या बोलोगे? 14 सितंबर को विश्व राष्ट्रीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी को। 3 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिवस मनाएंगे? अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, अभी बताया था इसीलिए पूछ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है, याद कर लीजिएगा। आगे 5 सितंबर को आपको कमेंट करना है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 27 सितंबर, 8 अक्टूबर या आपके 16 अक्टूबर। तो आप क्या बोलोगे? 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, ठीक है ना। आगे, विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? मनाया जाता है, कमेंट करना है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करना है आपको। आगे आते हैं। आगे आपकी कुछ पुस्तकों के बारे में दिया गया, सब कुछ आपके 360 डिग्री को लेकर के चला गया, कुछ भी नहीं छूटा है। ये आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विशुर शर्मा, नारायण पंडित, नागार्जुन या वासैन जी? हितोपदेश तो नारायण पंडित जी। क्या बोलोगे? नारायण पंडित जी हैं, ठीक है ना। नारायण पंडित जी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। शाहनामा का लेखक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन? उत्वी, फिरदौसी, अलबरूनी या बर्नी? तो आप कहेंगे फिरदौसी। कौन है? फिरदौसी, ठीक है। ये प्रसिद्ध महाकाव्य को लगभग 977 से लेकर 1010 ईस्वी के बीच पूरा है। फिरदौसी को हकीम अमूल कहा गया, हकीम अबुल आना कासिम फिरदौसी तुसी के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये ना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? फिलहाल एक ऑप्शन गायब है, इसमें आपको बताना है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। तो रघुवंशम है, अभिज्ञान शकुंतलम भी है। आपसे पूछा गया है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? ये क्योंकि कालिदास की नहीं, विशाख दत्त जी की है। किसकी है? विशाख दत्त जी की है, ठीक है ना। और जो भी रही होगी इसमें वो भी कालिदास जी की रही होगी, ठीक है। आ दो भाई। निम्नलिखित में से किसने नाट्य कला नाट्य शास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य लिखा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने लिखा था? भरत मुनि ने। किसने लिखा था? भरत मुनि ने, ठीक है ना, भरत मुनि ने। आगे बढ़ते हैं।
पुस्तक राज तरंगिणी के लेखक कौन है? राज तरंगिणी या राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्लड़ जी हैं। कौन है? कल्लड़ जी। ये पुस्तक, राज तरंगी पुस्तक किस पर लिखी गई थी? किस पर लिखी गई थी? तो कश्मीर के राजाओं के इतिहास मिलता है इसमें। किसका? कश्मीर के राजाओं का इतिहास मिलता है इसमें, इतिहास मिलता है। ठीक है ना। आ जाओ, कल्लड़ द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? कल्लड़ के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो आपको पता है कालिदास जी होंगे। महाकवि आपके क्या है? कालिदास जी हैं। कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं? चलिए बताएं कौन कौन सी होंगी। जैसे आप देखेंगे इनकी अभिज्ञान शकुंतलम सबसे प्रसिद्ध है, विक्रमोर्वशीयम है ना, आपके माल्य विघ्न मित्रम भी है। ठीक है ना। रघुवंशम है, कुमार संभवम है, मेघदूतम है, आपके ऋतु सिंहारम है। ये आपके अलग अलग जैसे काव्य, खंड काव्य भी है, महाकाव्य भी है ना। भगवान राम सहित रघुकुल के राजाओं को रघुवंशम है ना, मेघदूतम भी है। ठीक है ना। तो आप इनको याद करके रखेंगे। आगे आते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्या बोलोगे? चाणक्य की हैं। चाणक्य का अलग कौटिल्य। ठीक है ना। कौटिल्य। ठीक है। इन्हीं का और क्या नाम है? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगर चाणक्य ना हो, कौटिल्य हो, कौटिल्य ना हो, विष्णुगुप्त हो, तो याद रखना है। ठीक है ना। याद रखना है। ये राजनीति और राजनीति पर आधारित है। ठीक है। आर्थिक नीति, सैन्य रणनीति और राजनीति पर आधारित पुस्तक है। कौन सी? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। मौर्य साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के एक मार्गदर्शन के रूप में इसे लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? हमारा भारतीय ध्वज कब अपनाया गया था? बताएंगे। इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी? 3:2 होगी। कितनी? 3। कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। 22 जुलाई 1947 को। अगर पूछ लिया जाए इसका डिजाइन किसने, मतलब डिजाइन किसने किया था? डिजाइन, डिजाइन किसने बनाया था? तो क्या बोलोगे? पिंगली वेंकैया द्वारा। पिंगली वेंकैया द्वारा। ठीक है। पिंगली वेंकैया द्वारा। ठीक है ना। इसमें आप केंद्र में देखेंगे 24 तीलियां वाला विशेष करके अशोक चक्र लिया गया था। इसे केवल खादी या हाथ से कते या बुने कपड़ों से ही बनाया जाना चाहिए। पहला जो था, अब तो आप बहुत तरह के देख लेंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है? बताएंगे। तो क्या बोलोगे? अब आपका आंसर 3:2 नहीं होगा। गलती मत करना, इसीलिए क्वेश्चन रखा गया है। सब यही ढूंढते हो। अब 2:3 कहोगे। क्या कहोगे? 2:3। मैंने पूछा कि चौड़ाई और लंबाई, मैंने अब पिछले क्वेश्चन में आपका क्या था देख लो, लंबाई और ऊंचाई या चौड़ाई का, तो 3:2 सही था। यहाँ पर 2:3 तो ऑप्शन में भी नहीं। यहाँ पर तुरंत क्वेश्चन बना करके आपके लिए बिगाड़ा गया। 2:3 सही आंसर होगा। क्या होगा? 2:3। इसमें 3 समान क्षैतिज पट्टियां होती हैं जिन्हें केसरिया, सफेद, हरा और सफेद रंग, सब अशोक चक्र सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का आपके 24 तीलियों वाला चक्र है, जिसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। कहा गया भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? हरा, समुद्री नीला, गहरा नीला या काला? तो क्या बोलोगे? ये है आपका केसरिया। तो आप क्या मतलब ये आपका मान लीजिए केसरिया, ये है बीच में सफेद और नीचे हरा। तो यहाँ पर जो आपका 24 तीलियों वाला धर्मचक्र प्रवर्तन तो गहरे नीले रंग का बना है। कैसे? गहरे नीले रंग का बना है, जिसमें 24 तीलियां हैं, जो प्रगति, न्याय और गतिशीलता का प्रतीक है। किसका है? इसमें जो 24 तीलियां एक समान है, एक समान दूरी पर है, कोई
मतलब ये नहीं कि ये थोड़ी दूरी पर वो बहुत दूरी पर है। तो इसकी बात क्या है, तो आप कहेंगे प्रगति के लिए, न्याय के लिए और गतिशीलता का प्रतीक है, गतिशीलता का प्रतीक है, ठीक है ना, याद रखो गतिशीलता का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं, ठीक है, 24 तीलियां बता दी गई आपको। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था, बताएं। तो 1921 में बनाया गया था, किसके द्वारा? तो आप कहेंगे आपके पिंगली वेंकैया जी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान द्वारा इसे अंतिम रूप से अपनाया गया, जिसे चरखे की जगह अशोक चक्र को शामिल किया गया था। किसको? अशोक चक्र को, ठीक है। डिजाइन जो बना था लाल हरा, बाद में सफेद जोड़ा गया था। तो आंध्र प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, कौन है ये? आंध्र प्रदेश के थे। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के, ठीक है। आपके पिंगली वेंकैया जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा और किसके द्वारा ये रचित किया गया है? वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, जनगण मन, या हिंदी हिंद देश का प्यारा झंडा? तो भारत का राष्ट्रगान नहीं, राष्ट्र आप कहेंगे राष्ट्रीय गान कौन सा होगा? तो आप कहेंगे जनगण मन। क्या है? जनगण मन, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, किसके? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। 1950 में संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में हिंदी संस्करण में अपनाया गया था, ठीक है ना। आ जाओ भाई। अगर पूछ लिया जाए प्रथम बार इसे कब गाया गया था, प्रथम बार इसे कब गाया गया था, प्रथम बार इसे कब गाया गया था? तो 1911 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कहां पर? कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी जी, सरोजिनी नायडू जी, अरविंद घोष जी। तो आप क्या बोलेंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी, है ना। आपके जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को, डेट याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। जनगण, इसकी ऐसे गाने की अवधि क्या है? तो 52 सेकंड है, 52 सेकंड है। कितनी? 52 सेकंड। आप इसे 52 सेकंड में गा सकते हैं, ठीक है। जनगण मन। राष्ट्रीय जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1931 के कलकत्ता अधिवेशन, दिल्ली के कलकत्ता दिल्ली 1950 में, 1896 कलकत्ता अधिवेशन के। तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम इसे गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, ये आपको बताना होगा। तो विशन नारायण धर ने किया था। चलिएगा, ये भी याद रखना है, विशन नारायण धर ने किया था, ठीक है। विशन नारायण धर ने किया था। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था, जनगण मन को, ठीक है ना। आ जाओ भाई। रविन्द्रनाथ टैगोर की भांजी सरला देवी चौधरानी ने अन्य स्कूली छात्राओं के साथ गाया था इसे, ठीक है ना। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप में गाने का कितना समय लगता है? एकदम सही और सटीक आंसर क्या होगा? 52 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है? 52 सेकंड का समय लगता है, ठीक है ना। इसे पहली बार कब? कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। इसे कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में इसे अपनाया गया था, ठीक है ना। अगर मतलब बहुत संक्षिप्त में इसे गाया जाए तो आप कहेंगे 20 सेकंड में। कितना समय? 20 सेकंड। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये थे आपके कितने क्वेश्चन? 83 क्वेश्चन। 80 प्लस क्वेश्चनों की मैंने जो बात की थी, तो ये आप सभी के बीच में क्वेश्चन रखे गए हैं। आप सभी लोगों को सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा, और इसी तरह के हर रोज अब क्लास आपको 50 प्लस क्वेश्चनों की मिलती रहेगी स्पीड के साथ। यहाँ पर बहुत ज्यादा, अब हम आपको अगर डिटेल भी देंगे तो कितना दे सकते हैं ना, तो इसलिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन कवर करने का, एक एक क्वेश्चन का डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलता रहेगा। सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर देंगे। चैनल को सेशन को सबसे पहले आप सभी लोग क्या करें? लाइक कर लें,
चैनल को आप सभी लोग या सेशन को शेयर भी कर दें, अरे भाई शेयर भी कर दें, और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा प्लीज, है ना। और आप सभी लोग पूरी क्लास देखें, उसके लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, एक ही पेज खाली, 83 क्वेश्चन है आपके, कितने 83। तो आप सभी लोग क्लास में यहाँ तक बने रहें, तो आप सभी लोगों को थैंक यू, ऑल ऑफ यू। ठीक है ना, तो क्लास को देखना बिल्कुल ना भूला करें। अब आपको, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जीके जीएस आपकी सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन आपको हर रोज मिलने वाले हैं। कैसे, कहां पर, क्यों मिलेंगे, ये आप सभी लोग जान चुके हैं। इसी चैनल पर मिलेंगे, इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। तो रिवीजन के लिए आपको ऐसे रंगी चुंगी पीडीएफ दे दी जाएगी, ताकि आप रिवीजन के लिए इन क्वेश्चनों को देख सकें। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखो। थैंक यू सो मच।